जय हिंद। आज हम बात करेंगे एक रासायनिक पेपर के बारे में बात करेंगे, जो कि क्लास 12 का जो हमारा केमिस्ट्री का पेपर है उसके विषय में आज हम सभी लोग समझेंगे। इससे पहले मैं आप सभी को जो हमारा आज रिपब्लिक डे है 26 जनवरी, उन सभी 26 जनवरी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। और आज ही के दिन मैं आप सभी को बता देता हूं, तो आज ही के दिन हमारा जो देश था वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ था, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश, तो हम लोग अंग्रेजों से आज़ादी तो हमें मिल गई थी, बट 26 जनवरी 1950 को हम लोग पूर्ण रूप से आज़ाद हुए थे। और हमारा जो संविधान था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसके बाद हमें अपना संविधान अपनी तरह से हम लोग जो है गणतंत्र रूप से स्वतंत्र हो गए थे। मतलब गणतंत्र रूप से हम लोग अपने सारी जो है लिखा पढ़ी की चीज़ें जो है स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। तो आज हम जो वीडियो आपको प्रस्तुत कर रहे हैं ये बिल्कुल इस तरह की वीडियो है जैसे जो क्लास 12 के जो बच्चे हैं, पेपर अभी आने वाला, उनका एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है। प्रैक्टिकल अभी चल रहे हैं, बच्चों के एग्ज़ाम आने वाला है, तो उस पेपर्स के बिहाफ पे मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, जो कि एक बिल्कुल पेपर को हम सॉल्व करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं, किस तरह से आप सभी को समझना है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखिए, रसायन विज्ञान 2020 का ही पेपर है, इसको हम किस तरह से समझेंगे देखते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से किस अणु के केंद्रक परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है कि जिसमें एक वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचता है। ठीक है। तो अगर आप इसको अलग अलग करेंगे, यानी Cl2 को जब आप अलग करेंगे तो आप देखेंगे Cl और एक बॉन्ड यहाँ पे आपका लगेगा Cl, तो इसके पास कोई भी ऐसा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। ठीक है। तो आपका ये तो नहीं होगा। ठीक है, यानी Cl2 नहीं होगा। आप इस चीज को समझिए, एकाकी जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, मतलब उसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचना चाहिए। और ये किसमें होता है, अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब Cl2 को तोड़ेंगे तो वन बॉन्ड वन, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके एक बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये आपका कैंसिल हो गया। दूसरा हम देखते हैं CH4। तो CH4 को जब आप तोड़ेंगे तो एक बॉन्ड यहाँ पे H आ जाएगा, और फिर एक बॉन्ड यहाँ पे H आ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ पे H आएगा, और एक बॉन्ड यहाँ पे H आएगा। तो जिससे हमें पता चलता है कि इसके पास भी जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी नहीं है। ठीक है। अब देखेंगे CHCl3, यानी C को हम अंदर रखेंगे, एक बॉन्ड H है और तीनों तरफ आपका क्या है, Cl जुड़ जाएगा, तो इसके पास भी नहीं है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब हम NH3 को देखते हैं, तो N और उसके बाद एक एक अगर हम जोड़ते हैं तो हर कोने पे H आपका जुड़ जाता है, यहाँ पे और यहाँ पे जो आपका बच जाता है वो दो लोन पेयर, यानी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपका बच जाता है। अब आप इससे कैसे पता चलेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है जो न्यूट्रॉन, जो आपका नाइट्रोजन होता है, उसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है, तो 2 उसके बाद 5 आता है। तो इससे भी आप ये पता कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे ही पता कर सकते हैं कि इसका जो 1s2, पहले 1s2 होता है, फिर 2s2 और 2p3 होता है, तो दूसरी कक्षा होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। तो यहाँ पे इसके जो 5 बॉन्ड बनते हैं, इसलिए 3 तो इसके इलेक्ट्रॉन बिजी हैं, बट दो इलेक्ट्रॉन इसके बिजी नहीं है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसका बच जाता है। तो इसमें से कौन सा सही होगा, NH3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है। तो ये बिल्कुल आपको याद कर लेना है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक का मात्रक होता है लीटर पर मोल सेकेंड, यानी लीटर पर मोल सेकेंड इसके वेग स्थिरांक का मात्रक होता है। तीसरा देखते हैं, कौन सा डाइसैकेराइड है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, इस तरह से आपको ऑप्शन दिया रहेगा। तो जो सैकेराइड होता है, यानी डाइसैकेराइड जो होता है वो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज यानी डाइसैकेराइड होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। इसका जो फॉर्मूला आप लिखेंगे C6H12O6, इसका फॉर्मूला होता है। अगर आप इसका पूरा जो है परमाणु क्रमांक निकालना चाहते हैं या परमाणु भार निकालना चाहते हैं, तो देखेंगे C का जो होता है वो 12 × 6 हो गया, यानी 6 बार कार्बन है, और 12 इसका क्या होता है, परमाणु भार होता है, तो इसको जो है प्लस। अब इसमें देखेंगे H का 1 होता है, तो 1 × आपका कितना हो गया, 12 हो गया, और प्लस आपका हो गया O का कितना होता है, O का 16 होता है, और इंटू आपका कितना हो गया, 6। अब देखा 12 छक्का 96 और 12, अब जोड़ दीजिए तो हो गया आपका 72, 12 और 96, जब जोड़ेंगे तो आपका आएगा 180। तो इस तरह से इसका ग्लूकोज का आप परमाणु भार भी आसानी से निकाल लिए। ठीक है।
और ये क्या होता है, डाइसैकेराइड यानी ग्लूकोज का डाइसैकेराइड होता है। फार्मूला मैंने बता दिया, C6H12O6 होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। तो पहले तो हमें ये ध्यान देना होगा कि जो इसमें मोल होगा वो 10 मोल होगा। अब ये कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है कि पानी का जो सूत्र होता है वो H2 होता है, और इसका जब आप परमाणु भार निकालेंगे H यानी H का 1 होता है इंटू 2 और प्लस 16, तो कितना हो गया, 18 हो गया। और आपको पता है कि जो जल होता है मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या बटे उसके परमाणु भारों की संख्या, तो कितना हो जाएगा 180 और बटे आप 18 करेंगे, काट देंगे तो आपका कितना बचेगा 10 मोल। तो ये आपका आंसर कितना आ गया, 10 मोल हो गया। इस तरह से इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर कहीं भी पूछ लेता है 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं, तो 10 मोल होता है। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बार जो है टॉपिक जो आपके कॉम्पिटिटिव वाले एग्जाम में उसमें भी आता है, और बोर्ड एग्जाम तो डेफिनेटली ये सारी चीजें पूछता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के आएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है। देखिए, तनुता बढ़ाने पर अगर आप कोई भी लिक्विड है, कोई भी घोल है, अगर आप उसकी तनुता का मतलब उसको बिल्कुल पतला करते जा रहे हैं, उसमें जो है जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई विलियन बना रहे हैं हम लोग, तो जैसे आपने 1 ग्राम आपका 100 ग्राम आपने पानी लिया, अगर उसमें आपने 10 ग्राम चीनी डाल दिया तो वो एक नॉर्मल सा विलियन बनेगा। लेकिन अगर आप उसी में 50 ग्राम चीनी डाल देते हैं, तो जो 10 ग्राम आपने चीनी डाल के बनाया था और जो आपने 50 ग्राम चीनी डाल के बनाया है, उसके बीच की अगर तनुता कंपेयरिंग करेंगे तो उसकी सांद्रता ज़्यादा रहेगी जो 50 ग्राम आपने डाल के बनाया है। तो यहाँ पे तनुता बढ़ाने पर जो विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट चालकता का मतलब जो चलने वाली चालकता है, करंट का प्रभाव करने की चालकता है, वो क्या होती है, घटने लगती है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब मॉलिक्यूल इसमें जो अणुओं की संख्या कम रहेगी तो करंट उसमें बहुत तेजी से नहीं फ्लो करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, घटती है। ये चीजें ध्यान देना, उसमें कई सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, घटती है, बढ़ती है, कभी घटती है, कभी बढ़ती है, कभी बढ़ती है, कभी घटती है, इस तरह से 4-5 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आपको क्या लगा देना, घटती है। ठीक है, अगला है पोटेशियम सल्फेट आयनिक ठोस है। पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4। ठीक है, K2SO4 जो है पोटेशियम सल्फेट है, और ये क्या होता है, एक उर्वरक का कार्य करता है। ये किस तरह का आयन होता है, ये आयनिक ठोस होता है। जैसे K2SO4 जब ये आप इसको पानी में घोल देंगे तो जो K है ये बाहर हो जाएगा, और S के ऊपर -2 आता है और इसके ऊपर +1 आता है। तो ये जो है ना, ये अलग अलग हो जाते हैं, जिसलिए ये आयनिक सल्फेट होते हैं। ये क्या होते हैं, आयनिक ठोस होते हैं, मतलब पानी में घोलने के बाद ये आयन में टूट जाते हैं। तो K2SO4 क्या है, एक आयनिक ठोस है। ठीक है, अगला देखिए, मैं न्यूमेरिकल पे ज्यादातर बात करूंगा क्योंकि 2-2 नंबर के बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल आएंगे। तो आज जो है मैंने 2 न्यूमेरिकल ले रखे हैं, आप इन न्यूमेरिकल को देखेंगे। अगली वीडियो में आपको 1-2 और न्यूमेरिकल इससे वाकिफ कराऊंगा। टाइम की वजह से मैं इसको पूरा यहाँ पे लिख दिया हूँ, ताकि आप इसको एक तरह से मैं समझा दूंगा, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा पहला जो न्यूमेरिकल दिया है यहाँ पे, चांदी घनी समृद्ध संकुलन, यानी जिसको हम बोलते हैं CCP। ठीक है, चांदी यानी Ag घनी समृद्ध संकुलन CCP जालक बनाती है। CCP जालक बनाती है। इसके एकक सेल के कोर की लंबाई, एकक सेल का मतलब होता है इसके एक सेल की जो कोर की लंबाई है वो 408.6 पिकोमीटर है। ठीक है, उसके बाद Ag के घनत्व की गणना कीजिए। अब इसके देखिए, एक कोर की लंबाई इसने दिया है 408.6 पिकोमीटर दिया है, तो कह रहा है कि इसके घनत्व की गणना कीजिए, जिसमें इसका अणुभार जो है परमाणु भार इसने दे दिया। Ag का परमाणु भार 107.9 है, तो वो उसने दे दिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे CCP के लिए हम इसको Z से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसके चारों कोनों की जो संख्या होती है कितनी होती है, ये 4 होती है, तो 4 हमने लिख दिया। अब इसका जो एरिया दिया है, एरिया कितना दिया है, एक कोर की लंबाई जो दिया, लेंथ दिया है 408.6 पिकोमीटर। अब हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, 10 के घाते -10 से आपका गुणा हो जाएगा, तो सेम वही चीज आ जाएगा, यानी 408.6 गुणे 10 के घाते -10 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसको रो से हम दर्शाते हैं, क्योंकि जब हम किसी का घनत्व निकालते हैं तो घनत्व को हम किससे दर्शाते हैं, रो से। तो रो बराबर आपका जो फॉर्मूला बनता है Z × M/,
ए क्यूब इंटू अवागाद्रो संख्या, यानी Na को हम अवागाद्रो संख्या से दर्शाते हैं। अब m बराबर यहाँ पे दिया है पर मोल, यानी जो यहाँ पे आपका दिया था ये, यानी Ag का जो यहाँ पे दे रखा है पर मोल, यानी इसके परमाणुओं की संख्या। अब इसी फॉर्मूले में हम इन सारी चीजों को पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 4, Z का मान कितना दिया है 4, तो 4 हमने लिख दिया 107.9। अब यहाँ पे क्यूब है, क्योंकि A की वैल्यू है ये, तो ये इसके क्यूब लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अवागाद्रो संख्या जो होता है, कई बार पूछता है कि अवागाद्रो संख्या क्या होती है, तो 6.022 इंटू 10 के घाते 23 जो है 23 होता है, ठीक है। ये अवागाद्रो संख्या है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आपका पूरा जो आंसर आएगा 10.50 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, आराम से ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगला हमारा जो सवाल है इसको कह रहा है कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया। मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर है, उसको इतना ग्राम ग्लूकोज लिया गया और 250 ml जो जल है उसमें घोलकर एक विलयन बनाया गया। तो परासरण दाब क्या होगा, गणना कीजिए। उसका परासरण दाब यानी फैलने का जो दबाव होगा वो कितना होगा। इसमें वायुमंडलीय दाब दिया है R बराबर 0.0821 लीटर वायुमंडलीय दाब, और उसके बाद घन क्यूब मीटर दिया है, ठीक है। तो हम परासरण दाब को म्यू से दर्शाते हैं, यानी पाई से दर्शाते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है पाई V बराबर nRT। अब n को हम किस में बदलेंगे, वेट यानी वॉल्यूम में बदलेंगे। तो n बराबर W/m होता है, n इक्वल टू W/m, और NV बराबर हो जाएगा W/m इंटू RT, ठीक है। अब ये फार्मूले में हम सारी चीजों को, इसी फार्मूले में ये जितनी भी आपकी वैल्यू है, वैल्यू को हम पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी V का मान हमें क्या दिया है 250 ml, और W का मान दिया है 0.45 ग्राम। T का यानी 0, जब आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 773 केल्विन आता है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम 773 केल्विन लिख सकते हैं। इसके बाद इसी वैल्यू में हम इसको पुट कर देंगे और हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे m का मान निकलना है, जैसे अभी मैंने बताया C6H12O6 का जो होता है 180 होता है, तो आपको परमाणु भार निकालने आना चाहिए, जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा जो सवाल है कह रहा है कि ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक वे होते हैं जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया की गति को तीव्र उसे मंद या कम कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक, ठीक है। मतलब आपको ये समझना है कोई रासायनिक क्रिया हो रही है, अगर ऐसा कोई पदार्थ उसमें मिल जाता है जिससे उस रासायनिक क्रिया की गति जो है धीमी पड़ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक। अब ये कह रहा है कि इसका 2 उदाहरण दीजिए। तो 2 उदाहरण मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है 2CHCl3 इंटू जब आप ये डाइक्लोरोसल्फेट को, जब आप इसमें नॉर्मली ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है तो इस तरह का कंपाउंड बनता है, और ये जब इसके साथ आप एथिल अल्कोहल मिला देते हैं तो ये क्या होता है कि जो क्रिया है वो बहुत धीमी गति से होती है, इसी को हम बोलते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। दूसरा एग्जाम्पल है 2H2O2, जब ये आपका पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब आप H3PO4 के साथ जब आप उसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 2H2O + O2 में टूटता है, लेकिन बहुत धीमी गति से टूटता है, ठीक है। तो ये थे क्लास 12 का रसायन का जो 2020 का पूछे गए क्वेश्चन थे। आप लोग इसको देखिए, इसको जानिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। और मैं जो हमारे प्रैक्टिकल हो रहे हैं बच्चों को, उनके मैं वाइवा किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, वो सारी चीज़ों के बारे में कल मैं एक वीडियो प्रस्तुत करूंगा, आप लोग उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। और आज के लिए बस अभी इतना ही, अभी के लिए बस जय हिंद।